अब तक मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई, हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिया, क्वालिटेटिव टूल्स अगली बार शुक्रवार को मिलेंगे तब देखेंगे। लेकिन एक और बात करनी है, मैंने एक आपको ग्राफ दिखाया था कि मंदी आ गई और फिर रेपो रेट को कम किया गया, फिर वापस बढ़ाया ये वो। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कांस्टेंट अपडेट तो किए जाती हैं, लेकिन फिर भी ये 2009 से लेकर अगर 2014 की बात करें तो महंगाई को काबू करने में मॉनेटरी पॉलिसी इट फेल्ड। तो ऐसा क्यों, असफल क्यों रही, इसके अंदर क्या खामी है, और अगर खामियां हैं तो उसका क्या सुधार लाना चाहिए, उसके अनुसंधान में उर्जित पटेल कमेटी के कुछ रेकमेंडेशन, ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पॉलिसी रेट या रेपो रेट की मदद से राजन भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ते हैं। अब तक मैं जो बात कर रहा था कि वो बैंक को पैसा देते हैं और बैंक वाले वही पैसा आगे चल के किसी डिपॉजिटर बोरोवर को देते हैं। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। ये सारी बैंक ऐसा नहीं है कि राजन भाई से उधारी में पैसा मिलेगा तो हम अपना बिजनेस करेंगे। इनका जो रॉ मटेरियल है, मतलब कि पैसा, उसका मेन सप्लायर है ये लोग, आम आदमी। जो शुरुआत में ही बात की कि डिमांड और टाइम लायबिलिटी मिला के चले तो ऑलमोस्ट 80,000 बिलियन रुपीज से ज्यादा पैसा भारत की जनता ने बैंकों में जमा के रखा, और वो सारा पैसा बैंक वाले लोन में घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ राजन भाई ने मान लीजिए कि आज ही रेपो रेट में इतनी कटौती कर ली तो तुरंत कल ही ये बैंक वाले अचानक से अपना इंटरेस्ट रेट के अंदर तुरंत चेंजेस ला देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल यहां से आता है, रॉ मटेरियल यहां से नहीं आता है। दिस इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ देयर मनी सप्लाई। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी की ये सबसे पहली खामी है, पीपल डोंट हैव मेनी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। सामान्य रूप से भारत की जनता कहां पे इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सेविंग अकाउंट में डाला, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट और LIC EPFO की कोई पॉलिसी निकाल दी, ठीक है। मैक्सिमम करेंगे तो थोड़ा गोल्ड में रख दिया और एक आध कोई घर मकान वगैरह रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर लिया। म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट, इसमें बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस कारण से बैंकों के पास कस्टमर का पैसा बहुत ज्यादा रहता है और उसी पैसे से वो अपना बिजनेस करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां ये बेस बहुत लिमिटेड हुआ, क्योंकि वहां की पब्लिक पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स वगैरह में बहुत पैसा लगाती है। बैंकों के पास नीचे से पैसा नहीं आता, वो सारी बैंक अपने फेडरल रिजर्व का पैसा यूज करके आगे बिजनेस करती हैं। तो इस कारण अगर US फेडरल रिजर्व अपने रेपो रेट में मान लीजिए कुछ चेंज करेगी तो दूसरे ही दिन आपको नीचे फर्क दिखेगा, यहां ऐसा तुरंत फर्क आपको नहीं दिखेगा। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन हुई। सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, श्रॉफ, मनी लेंडर, ये लोग तो कसम खा के चलते हैं कि 25% से 36% के पीछे हम लोन में पैसा देंगे। तो राजन भाई वहां ऊपर नीचे कुछ भी करे, इनके मनी सप्लाई पे या फिर इनके इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो श्रॉफ होता है तो वो राजन भाई से रेपो रेट में पैसा नहीं लेता। वो कहां से लाता है? बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, इनके जो 2 नंबर के पैसे हैं वो इस प्रकार से घूम रहे हैं। आगे बात, अगर गरीब आदमी चाहे तो भी बैंक से वो उधारी में उसे पैसा आसानी से मिलता नहीं, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते। बैंक अकाउंट होते हैं तो फिर ये कागजात नहीं है, ये वो करके। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी एक कारण है कि इस कारण से एक अलग से जो मार्केट बन गया है उसके इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई पे राजन भाई का कोई कंट्रोल है नहीं। ये उनके मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन है। अब तक हमने देखा कि हम तो बात कर रहे थे कि डिमांड साइड पे यहाँ पे जो लोगों के हाथ में पैसा था, राजन भाई कुछ करके मनी सप्लाई कम कर दे और महंगाई कम आ जाए। लेकिन अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है, बारिश ही कम हुई, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, जमाखोरी हो रही है, तो वो सारे सप्लाई साइड कंस्ट्रेन पे भी राजन भाई का कोई कंट्रोल है नहीं। तो उस कारण से अगर महंगाई बढ़ती है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट सॉल्व इट। आगे बात, क्रूड ऑयल। पहले ये क्रूड ऑयल बहुत ऊपर चला गया था, $100 पर बैरल, अभी अचानक से नीचे आ रहा है $45 पर बैरल, ठीक। तो ये जो ग्लोबल मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, राजन भाई उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और मान लीजिए किसी कारण से कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो गया और क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक से बढ़ गए तो स्वाभाविक है पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा, और उस कारण से पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट होने वाली हर एक चीज, फिर वो दूध है, सब्जियां हैं, कोई भी तो वो सारा अपने आप महंगा हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाती। सरकार बजट बना दिया, आपसे कुछ पैसा टैक्स में लिया और फिर बहुत सारी स्कीम सब्सिडियां लगाती हैं, लेकिन जितनी उनकी आमदनी है उससे ज्यादा सरकार का खर्च रहता है। तो ये बीच में जो मिसमैच है उसे कैसे फिलअप करेगी सरकार? उधारी में कहीं से पैसा लाएगी, फिजिकल डेफिसिट करेगी, पब्लिक बोरोइंग, तो उसके अंदर जो पैसा आ गया और फिर उसका मिसमैनेजमेंट हो गया तो RBI उस मनी सप्लाई को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप सब्सिडी दे रहे हैं
या नरेगा स्कीम चला रहे हैं और वो सारा पैसा गरीबों के हाथ में जाने की बजाय अगर सरपंच और तहसीलदार ले गए और फिर श्रॉफ उसे 36% पे इंटरेस्ट रेट पे चला रहा है तो मॉनिटरी पॉलिसी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। सब्सिडी, ब्लैक मनी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, तो ये सारे जो ऑब्स्टेकल हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज, ये भारत का सवाल नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी, इन सभी की सेंट्रल बैंक अपनी मॉनिटरी पॉलिसी चाहे कितनी भी बढ़िया बना ले, वो तुरंत आपको असर नहीं दिखाएंगी नीचे। क्यों? क्योंकि सभी ये लोग इन्हीं ऑब्स्टेकल को फेस करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए उर्जित पटेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है उन्हें आप लागू करिए। देख लेते हैं। 2013 के अंत भाग में राजन भाई गवर्नर बनते हैं। आते ही उन्होंने 3 कमेटियां बना दी। पहली थी नई बैंकों को हम लाइसेंस देंगे, वो बंधन एंड आईडीएफसी। तो सारे लोन के पेपर्स आए, जो एप्लीकेशन पेपर्स आए थे उन्हें प्रोसेस करने के लिए उन्होंने बनाई एक बिमल जालन कमेटी। सेकंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये गरीब लोगों को और छोटे व्यापारियों को आराम से बैंक से लोन वगैरह मिल जाए, उस अनुसंधान में उन्होंने एक नचिकेत मोर कमेटी बनाई। और थर्ड कि मैं मॉनिटरी पॉलिसी तो बना लूंगा लेकिन उससे महंगाई को काबू नहीं कर पा रहा हूं, तो हाउ कैन आई इंप्रूव या रिफॉर्म या स्ट्रेंथन माय मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसके अनुसंधान में उन्होंने बनाई उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी का नाम था एक्सपर्ट कमेटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। सितंबर में 2013 में बनाई और 2014 में रिपोर्ट आया। ठीक है, उर्जित पटेल 3 मुख्य बात करके गए। फर्स्ट, आरबीआई ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक टारगेट बना चाहिए 2 to 6% के बीच में। सेकंड, सरकार ने इस काम में आरबीआई की मदद करनी चाहिए। और थर्ड, आरबीआई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मान लीजिए आरबीआई महंगाई कम नहीं कर पाई तो फिर आप क्या करेंगे? राजन भाई को नौकरी से निकाल लेंगे, पगार से पैसा काट लेंगे, ईसीआर खराब कर देंगे। कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा उर्जित पटेल ने कहा। देखते हैं इतने सालों तक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनी वो किस प्रकार से बनी। जो भी गवर्नर थे केवल WPI इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे फोकस करते थे कि वहां पे कितनी महंगाई है। अब WPI के अंदर एक समस्या है। भारत की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का 60% तो आता है सर्विस सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर का पूरा जो महंगाई उसमें चल रही है वो WPI उसे कैप्चर नहीं करता है। तो अब WPI के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से अगर गवर्नर अपनी पॉलिसी को ट्वीक करेंगे तो ग्राउंड पे कुछ रियलिटी अलग है। जैसे वो रोम जल रहा था और नीरो फिडल बजा रहे थे। ये पहली समस्या हुई। सेकंड, अब तक के सारे गवर्नर्स मल्टी टारगेट रखते थे। मल्टी टारगेट्स मतलब एक तो हम महंगाई कम करेंगे, दूसरा जीडीपी में ग्रोथ लाएंगे। कैसे? वो रेपो रेट थोड़ा बहुत हाई भी नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड स्केल पे हो तो लोग कुछ होम लोन ले, ऑटो लोन ले, बिजनेस एक्सपांड हो, ये वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ दिखे। ये सारे मल्टीपल टारगेट्स थे, लेकिन कोई स्पेसिफिक नंबर फिक्स करके नहीं चलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम देने जाते हैं तो दिमाग में एक आंकड़ा तो फिट होता है कि हाँ जीके के अंदर सेक्शनल कट ऑफ 8 तो रहता है, तो 8 से तो ज्यादा ही करके आना है। यहाँ पे ऐसा कोई मल्टी स्पेसिफिक नंबर फिक्स नहीं किया था कि महंगाई इतनी कम करनी है, जीडीपी इतना बढ़ाना है, नहीं, कुछ भी नहीं। उर्जित पटेल ने बोला कि ये सारा खेल आप बंद करिए, कुछ नई सिस्टम लाते हैं। नई सिस्टम कि WPI को नहीं, आरबीआई ने फोकस करना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और उसके अंदर CPI भी बहुत सारे होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर का, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर का, ये वो नहीं। ऑल इंडिया लेवल पे रूरल प्लस अर्बन कंबाइन करके जो CPI निकलता है उस पर आप टारगेट करिए। और स्पेसिफिक जैसे बैंक में वो सेक्शनल कट ऑफ रहते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे भी कि महंगाई मिनिमम 2% इतनी तो होनी चाहिए, इससे नीचे भी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वापस बहुत डिफ्लेशन हो जाएगा तो बच्चों की पिटाई शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात कि महंगाई बहुत ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। मैक्सिमम लेवल उसने बोला 6%। टेक्निकली वो जो बोल के गया, CPI को आप कंट्रोल कीजिए 4% और 2% का उसमें बैंड रखते हैं। आप समझे? 4% प्लस 2% होगा 6, और -2 करेंगे तो क्या होगा 2। तो 2 to 6% इसके गैप में आप महंगाई को काबू में करिए। आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी बनाए तो इस प्रकार से बनाइए कि CPI 4% और 2% बैंड के अंदर महंगाई काबू में हो जाए। इसी प्रकार की सिस्टम मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इजराइल, बहुत सारे देशों के अंदर उनकी सेंट्रल बैंक यही सिस्टम यूज करती है। ये वाली तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। इस कारण से हमने इस वाले सिस्टम के अंदर आने की जरूरत है। एक उसने केस स्टडी भी इसमें बताई थी। चिली नाम का एक देश है,
और 90s के एरा में वहां पे 25% महंगाई थी, सीपीआई उनका 25% था। लेकिन उन्होंने भी तय किया कि हम बैंड सिस्टम से चलेंगे कि 3% सीपीआई और ±1% का बैंड। और उस प्रकार से उन्होंने जब टारगेटिंग शुरू किया तो धीरे धीरे करके वापस वो भी उस बैंड के अंदर सक्सेस रहे महंगाई को काबू में लाने में। जब उर्जित पटेल अपनी ये रिपोर्ट बना रहे थे इन द लेट 2013, तब सीपीआई चल रहा था 10% के आजू बाजू। तो उर्जित पटेल ने एक रोड मैप भी दे दिया कि आप काम शुरू करिए, महंगाई अभी है 10%, अगले 12 महीनों के अंदर उसे घटा के ला दीजिए आप 8% पे, उसके अगले 12 महीने मतलब आज से 24 महीनों में आप लाके रख दीजिए 6% पे और फिर 4%। इस प्रकार से उसने एक रोड मैप भी दे दिया। ठीक है, ये टारगेट अपने को मिल गया, 4% है, ±2 करना है। डेडलाइन भी मिल गई कि ये 12 महीने और 24 महीने। लेकिन लागू कैसे करेंगे? उर्जित पटेल ने बोला कि लागू करने के लिए तो अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम सही है, रेपो रेट ही अपना पॉलिसी रेट होगा, मतलब आप जो भी बदलाव करना है केवल रेपो रेट के अंदर करिए। लेकिन ये रेपो रेट कौन बनाएगा? गवर्नर खुद नहीं बनाएंगे। एक आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके अंदर एक्सपर्ट बिठाइए और फिर मेजोरिटी वोटिंग से ये तय होगा कि 8% रखना है, 9%, 7%, जो भी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? एक व्यक्ति नहीं, एक कमेटी बनाएगी। ये रिफॉर्म आप लाएंगे। जहां तक ये दूसरी चीजों की बात है कि रेपो से रिवर्स रेपो रेट 1% कम होना चाहिए और एमएसएफ 1% ज्यादा होना चाहिए, ये तो बराबर है। और इसके अंदर कोई ±1 के स्प्रेड में आपने कोई बदलाव करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन महंगाई से लड़ना है तो आप हमेशा ये रखिए कि सीपीआई जितना भी है हमेशा रेपो रेट उससे थोड़ा हाई रखिए, तभी जाके वो मनी सप्लाई पे इफेक्ट दिखा पाएगा और महंगाई को कम कर पाएगा। क्या रघुराम राजन ने उर्जित पटेल की बात को माना? आंसर इज यस। उन्होंने जो काम शुरू किया कि मैं तो हर 2-2 महीने पे अपडेट करूंगा, और ये काम उन्होंने शुरू किया 2014 के अप्रैल महीने से। तभी उनकी फर्स्ट बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू में राजन भाई ने बोल दिया कि आज से हम सीपीआई को टारगेट करेंगे, हम डब्ल्यूपीआई को टारगेट नहीं करते, हम सीपीआई को टारगेट करते हैं। तो अगर एमसीक्यू में आपको पूछा जाए कि आरबीआई किसको टारगेट, याद रखे सीपीआई, और वो भी क्या? ऑल इंडिया रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड। सेकंड, जो उर्जित पटेल बोल के गए कि 12 महीने और 24 महीने की डेडलाइन में हमने काम करना है, वो भी बात राजन ने मान ली। राजन का अभी टारगेट ये है, जनवरी 2015 में मुझे सीपीआई कम करके लाना है 8% पे, और जनवरी 2016 में मेरा टारगेट है कि वो और कम होके आ जाए 6% पे। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑफिशियल उनके टारगेट हैं। 2015 मतलब 8%, एक साल बाद 6%। क्या राजन ये काम कर पाएंगे? हाँ, लेकिन राजन ने खुद बोल दिया है कि मेरे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, कठिनाइयां हैं। फर्स्ट, अल नीनो। अल नीनो क्या है? एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कि जिसके कारण सूखे जैसी परिस्थिति का निर्माण होता है, तो अपने आप सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बन जाएगी। ऑनियन नहीं बन रहे, नए पैदा नहीं हो रहे, पोटेटोज पैदा नहीं होंगे, तो अपने आप महंगाई दिखेगी, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सेकंड, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सीरिया, इराक, आईसिस का प्रॉब्लम चल रहा है, ऊपर यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर उसके अंतर्गत यदि कोई बड़ा युद्ध हो गया और क्रूड ऑयल के प्राइस अपने आप बढ़ गए, तो स्वाभाविक है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ये तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड थर्ड, सरकार बहुत सारी नई स्कीम, सब्सिडी शुरू कर दे और वहां पे लीकेज हो और मिसमैनेजमेंट हो जाए, तो भी अपना काम बिगड़ जाएगा। अगर ये 3 चीजें मुझे परेशान ना करें, देन यस, मैं जनवरी 2015 में महंगाई कम करके 8% पे ला दूंगा और 16 में 6% पे ला दूंगा। ये स्पेसिफिक उनका नया ये रोड मैप या रिफॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिए गए, तो ये लिए गए हैं। क्या ऐसा करते हुए राजन भाई को कुछ सफलता मिली? सफलता तो मिली। आप देखिए, सीपीआई कम, जो अपना टारगेट था 8 और 6, उससे तो काफी कम चला है 4% पे, और डब्ल्यूपीआई तो कम होते होते 0% पे हो गए। बट इट इज इररिलेवेंट। क्यों? राजन भाई अब इस पर फोकस नहीं करते, ही इज ओनली कंसर्न विद सीपीआई। लेकिन इसकी गिरावट के साथ साथ तुरंत उन्होंने अपना रेपो रेट कम नहीं कर दिया। कारण उन्होंने बताया कि इसको स्टेबिलाइज होने दीजिए, ऐसा नहीं कि आज ये हुआ तो हम कल ये करेंगे, कुछ स्टेबिलिटी दिखे तो फिर मैं उसे कुछ कम करूं। और इसी कारण से बहुत बार उनको क्रिटिसाइज किया गया, खासकर पिछले 2 महीने के अंदर। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अरुण जेटली जहां भी कुछ सेमिनार में स्पीच देते हैं तो वो बोलते हैं कि रेपो रेट को कम करने की आवश्यकता है ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर पाए। फिर दूसरे भी हिंदू वगैरह के अंदर कॉलम लिखते हैं तो वो तो यही समझ के चलते हैं कि हम राजन भाई से ज्यादा कल ही न्यूज में ये भी आया था कि राजन भाई को बेस्ट
गवर्नर का अवार्ड मिला है, ठीक, यूरोपियन कोई मैगजीन के द्वारा। क्यों मिला? क्योंकि उनका विजन कुछ अलग चलता है। उनका ये बोलना है, जो लोग मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं तुरंत इस रेपो रेट को घटा दूं, बट आई कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप ऑन रेपो रेट, क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं कि आप अभी घटाइए, अभी कल ज्यादा कीजिए, इन लोगों की शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है कि अगले बिजनेस क्वार्टर तक हमारा मुनाफा अच्छा दिख जाए। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक ये पूरा जीडीपी वगैरह सस्टेन होता रहे। इस कारण से मेरे मॉनेटरी पॉलिसी का राग कुछ अलग होगा। आप चाहे जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, मतलब अगर आप इसके स्टेटमेंट पढ़े तो उस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। खैर, उर्जित पटेल हम जो बात कर रहे थे, एक तो कि आरबीआई ने टारगेट करना है इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करेंगे? सीपीआई ऑल इंडिया 4% और 2% का बैंड बनाना है। डेडलाइन भी उन्होंने बोल दिया कि 12 महीने और 24 महीने, और राजन भाई कबूल भी हो गए कि जनवरी 2015 तो 8% करेंगे, 2016 तो 6% करेंगे। दूसरी बात, सरकार ने इस काम में आरबीआई की मदद करनी चाहिए, और तीसरी की आरबीआई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैसे सरकार ने आरबीआई की मदद कैसे करनी चाहिए कि राजन भाई वहां पे मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से और कोई पॉलिसी बना के उसे मिसमैनेज कर दे। फॉर एग्जांपल मनरेगा से क्या हुआ? लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा, हाँ, वेजेस इंक्रीज, लेकिन क्या उसके सामने प्रोडक्टिव ग्रोथ या एसेट या कोई प्रोडक्शन आपको दिखा? उर्जित पटेल का बोलना है नहीं। शुरुआत की आप अगर स्लाइड याद करें सप्लाई और डिमांड में, ठीक है, अगर लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा तो सामने ऑनियन का सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा और महंगाई आ जाएगी। तो ये प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हो रहा। तो उर्जित पटेल का ये कहना है कि ऐसी सभी स्कीमों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। सेकंड, सब्सिडी लीकेज को आप रोकिए, करप्शन को बंद करवाइए, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस को भी बंद करवाइए। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस का क्या है? यूरिया तो उसके दाम सरकार तय करती है, फिर पेट्रोल और डीजल और केरोसिन एलपीजी इनके भी पहले दाम सरकार तय करती थी। जब एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस किए जाते हैं तो मतलब कि सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। किसी को सब्सिडी दे रही है तो अपने आप लीकेज हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मनी सप्लाई बिगड़ रहा है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट शुड परस्यू फिजल कंसोलिडेशन। फिजल कंसोलिडेशन का मतलब ये कि अपने गलत खर्चे, स्कीम, सब्सिडी थोड़ा कम कीजिए, फिजल डेफिसिट थोड़ी कम कीजिए, तो फिर अपने आप मनी सप्लाई सही रूप से मैनेज हो पाएगा। तो ये उर्जित पटेल की दूसरी बात कि सरकार ने आरबीआई की मदद करनी है। और तीसरी बात कि आरबीआई की अपनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर सरकार अपनी तरफ से बोले कि हाँ हम आपको मदद करते हैं, और फिर भी अगर राजन भाई महंगाई को काबू में ना कर पाए, तो फिर क्या सजा देंगे आप? प्रेजेंट मैकेनिज्म क्या है आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी की? गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। इस कारण से आरबीआई का गवर्नर सरकार को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसे जवाब देना पड़ता है। ये सीएजी या सुप्रीम कोर्ट के जज या इलेक्शन कमीशन की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। सरकार चाहे तो उसे निकाल सकती है। सेकंड, आरबीआई एक्ट के मुताबिक जनहित में अगर सरकार चाहे तो गवर्नर को कुछ दिशा निर्देश भी कर सकती है। दे कैन इशू डायरेक्टिव्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कि सीआरआर आप इतना करवाइए, एसएलआर इतना करवाइए, रेपो रेट इतना बनवाइए। लेकिन इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस सरकार आरबीआई के काम में दखल नहीं देती है, कन्वेंशन बना हुआ है। अब क्योंकि आरबीआई एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति की गई है, इस कारण से आरबीआई का गवर्नर पार्लियामेंट को भी जवाबदेह है। पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वो स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो आरबीआई गवर्नर को बुला के जवाब तलब कर सकती है कि ब्लैक मनी में क्या हो रहा है, केवाईसी नॉर्म क्यों फॉलो नहीं किए गए, महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है। लेकिन आज तो मतलब कि गवर्नर पार्लियामेंट को भी आंसरेबल है। और हर साल में करीब 3-4 बार ऐसी मीटिंग बनती रहती है। लेकिन जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, गवर्नर सभी के साथ कंसल्ट तो करते हैं, उनके भी डेप्यूटी गवर्नर इकोनॉमी के एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन जो अंतिम डिसीजन लेना है कि ये मैं रेपो रेट इतना रखूं, सीआरआर इतना रखूं, वो केवल राजन की साइन से ही तय होता है। दूसरे लोगों को मतलब इस काम में उन्हें फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ओवरऑल अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी इतनी अपडेट की, आप महंगाई काबू करने में असफल रहे तो हम आपको नौकरी से निकाल लेंगे, आपका इंक्रीमेंट काट लेंगे, ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं। एमसीक्यू के लिए पूछा जाए तो आप ये वाले ऊपर के फीचर याद रखिएगा। क्या सरकार आरबीआई को दिशा निर्देश कर सकती है? जवाब है हाँ, कर सकती है। क्या आरबीआई का गवर्नर पार्लियामेंट को जवाब दे है? हाँ, वो है। ठीक है, ये तिकड़मबाजी में तो ये लगेगा कि नहीं, आरबीआई भी कोई ऑटोनोमस बॉडी ही होगी जो किसी को जवाब दे, नहीं।
एनीवेज, तो अब तक कोई फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म थी नहीं। उर्जित पटेल ने ये बोला कि इस प्रकार से गवर्नर खुद मॉनेटरी पॉलिसी बनाए वो सही नहीं है, एक ही आदमी के हाथ में इतना पावर नहीं होना चाहिए। वो बोल के गए कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाइए, एमपीसी। उसके चेयरमैन होंगे आरबीआई गवर्नर खुद, नीचे होगा एक वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन होगा? आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर। देखिए, आरबीआई के ऊपर सबसे ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर। और गवर्नर के नीचे रहते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर। इनमें से 2 लोग बाहर के होते हैं और बाकी के 2 लोग प्रमोटिव होते हैं कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम देके सिलेक्ट हो गए, करियर प्रमोशन बढ़ते बढ़ते अगर आप भी चाहें तो डेप्यूटी गवर्नर जो 2 सीट्स आपके लिए रिजर्व है और बाकी के 2 बाहर वाले, तो इन चारों में से किसी एक को आप बनाएंगे वाइस चेयरमैन और नीचे रखेंगे 3 मेंबर। 3 में से एक मेंबर आरबीआई का खुद का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाकी के 2 लोग जो हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स, मनी बैंकिंग फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोग बाहर से आप लाके आउटसाइडर को, और इस प्रकार से 5 लोगों की कमेटी बनी। और फिर ये लोग बैठेंगे और तय करेंगे कि हमने रेपो रेट या कुछ भी कितना रखना है, मेजोरिटी वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा। इस प्रकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आएगी। एक व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरा मैटर नहीं रहेगा। तो अब तक जो हमने बात की, टारगेट उर्जित पटेल ने बोला कि 4% का रखना चाहिए, 2% का बैंड होना चाहिए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की ये कमेटी भी बैठ जाए, मेजोरिटी वोटिंग से भी कर ले, और फिर भी ये लोग ये 2 से 6% के अंदर महंगाई को कम करने में असफल रहे अप टू 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? 1 साल के अंदर होते हैं 12 महीने, और उसके आप 4 टुकड़े कर दीजिए तो 1 क्वार्टर में कितने महीने आएंगे? 3 महीने। 3 × 4 = 12। तो अगर 3 क्वार्टर्स तक, मतलब 3 + 3 + 3 9 महीनों तक ये कमेटी वाले महंगाई को उस बैंड के अंदर काबू में ना कर पाए, तो फिर हम समझेंगे कि ये लोग उसमें असफल रहे हैं। अगर वो लोग असफल रहेंगे तो फिर एमसी ये कमेटी को एक पब्लिक स्टेटमेंट बना के देना होगा, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति साइन करेगा और बताएगा कि हमसे क्या गलती हो गई और आगे जाके हम इसमें कैसे सुधार लाएंगे और कितनी डेडलाइन के अंदर हम वापस महंगाई को इस लेवल में कंट्रोल कर देंगे। तो इस प्रकार की कुछ फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होनी चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी बनी थी लेट 2013 में। 2014 के शुरुआत में उसने रिपोर्ट दे दिया। आप तैयारी कर रहे हैं सीसेट 2015 की, उसमें सीधे रूप से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में जो बना कि जनवरी 2015 में इतना टारगेट रखा गया, या फिर अब WPI को नहीं CPI को टारगेट करते हैं, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मुख्य परीक्षा में कुछ पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या सुधार की आवश्यकता है या कुछ रिफॉर्म लाने चाहिए, स्ट्रेंथन कैसे करना चाहिए, ये सारे मुद्दे ही आप लिख दें। 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स आराम से असेंबल कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि रोल प्लेइंग टाइप के जो सवाल निकलते हैं कि आपको कलेक्टर बना देंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा है आपको आरबीआई गवर्नर बना देंगे तो आप क्या करेंगे, तो फिर उसका जवाब ये नहीं होता कि मैं नियमित रूप से आ जाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। उसका जवाब होता है ये जो उर्जित भाई बोल के गए। क्या बोल के गए? कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा और कमेटी के मेजोरिटी वोटिंग से हम डिसाइड करेंगे कि अपना इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होना चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी सब स्कीम सब्सिडी थोड़ी कम कीजिए ताकि, और उसके अंदर करप्शन लीकेज कम करवाइए ताकि मुझे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने में सुविधा रहे। मैं अपना इतना टारगेट सेट करूंगा, इतनी डेडलाइन में उसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ जवाब बनाने हैं। उसी प्रकार अगर आपको पूछा है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो फिर जो भी कमेटी वहां पे चल रही है, फॉर एग्जांपल वो शोम पैनल चलती है जनरल अग्रीमेंट और GAR करके, या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड में कोई बात चल रही है, तो फिर आप कहेंगे हाँ मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगा, GST में ये बात करूंगा। उस प्रकार से आप जवाब बना सकते हैं। इतने मुद्दे सफिशिएंट है अपने पास कि आरबीआई गवर्नर आपको बना दे तो आप क्या करेंगे। उसके अलावा भी कुछ चल रहा है। राजन भाई चाहते हैं कि आरबीआई को सरकारी डिपार्टमेंट जैसा नहीं, लेकिन एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में मैं कन्वर्ट कर दूं। अभी की सिस्टम कुछ ऐसी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। राजन भाई का विजन ये है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स को मैं 5 क्लस्टर्स के अंदर बांट दूं। 5 क्लस्टर कैसे? एक मॉनेटरी पॉलिसी का, एक रेगुलेशन का, एक सुपरविजन, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कि 5 क्लस्टर वो बनाना चाहते हैं। और फिर ये सारे डिपार्टमेंट थोड़े यहाँ पे गए, थोड़े यहाँ पे, थोड़े पे यहाँ पे, और हर एक क्लस्टर का एक
डेप्यूटी गवर्नर होगा। और फिर जो भी व्यक्ति, मान लीजिए आपको पोस्टिंग मिल गया रेगुलेटरी क्लस्टर के अंदर, तो उसी के अंदर जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपका ट्रांसफर और प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं कि फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। ऐसा करने से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है। ठीक है, जितने भी कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जांपल गूगल, तो गूगल का मार्केटिंग का जो गाय होगा तो मार्केटिंग का ही काम। ऐसा नहीं कि फिर 2 महीने के बाद उसको कि तुम अब सिक्योरिटी का काम देखो। मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी और जो होता है अभी अपने सरकारी डिपार्टमेंट में भी क्या है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आईएएस सेक्रेटरी, डीजी रहता है। ठीक, और फिर जनरलिस्ट इस प्रकार से काम चलता है। राजन भाई बोलते हैं नहीं, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो जो भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे तो फिर वो ढंग से काम कर पाएंगे। ये काम करने के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि अभी आरबीआई के पास केवल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ठीक, अगर 5वां डेप्यूटी गवर्नर चाहिए तो वो उसके लिए आरबीआई एक्ट में सुधार की आवश्यकता है, और वो करना पड़ेगा सरकार को। 1-2 बार राजन भाई ने मीटिंग भी की थी। अभी के लिए तो कुछ निकला नहीं, लेकिन हो सकता है 4-5 साल के बाद वो लोग इस सिस्टम के अंदर माइग्रेट कर जाएं। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो ये सब चल रहा है। और यही वाले एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो इवन सिविल सर्विस में भी कोट कर सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो उसके अंदर ऐसे क्लस्टर बनाइए वो। ठीक है, रोल प्लेइंग में जो सवाल बना उस प्रकार से आप सवाल के जवाब सेट कर सकते हैं। आज हमने जो बात की उसके आगे सेल्फ स्टडी में कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अंत में हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट से खुद लड़ना है। ठीक है, मैं तो आपको तुक्के ही बता सकता हूँ कि ये करो वो करो, अंत में तो लड़ाई आपने करनी है। तो थोड़ी सेल्फ स्टडी जरूरी है। सेल्फ स्टडी में आप ये करेंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी, उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब और उसका चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। अब उस चैप्टर में क्या है, कुछ बहुत काम की एमसीक्यू वर्दी डेफिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रिंसिपल्स वो दिए गए हैं, और कुछ एकदम बेकार सिग्मा दिस प्लस दिस और ये वाला ग्राफ, तो उसे आप इग्नोर कीजिए। ये जो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल, फैक्ट, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, उस प्रकार की मैटर वहां से आप थोड़ी देख लीजिए। वो काम खत्म हो जाए, फिर आप जाइए Ronald.org और मेरे इकोनॉमी सेक्शन में। शुरुआत के अंदर ही इकोनॉमी सर्वे के सारे आर्टिकल हैं। वहां पे मैंने इकोनॉमी सर्वे का करंट और प्लस थियरी वो कंबाइन करके मैंने बनाए थे 10-12 आर्टिकल्स। तो आप वहां पे देख लीजिए, WPI, CPI और IIP, उसकी थियरी मैंने वहां पे दी है कि इन सबको कौन कैलकुलेट करता है, हर एक के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड क्या रहा है। कि WPI तो उसके अंदर ये सर्विसेज, ये गुड्स हैं, CPI तो ये काम है। MCQ के लिए जो थियरी करनी है वो आप वहां से देख लीजिए। वो काम खत्म हो जाए, फिर साइड के ही बैंकिंग सेक्शन में आप जाइए, और जो उर्जित पटेल की मैंने आज बात करी वो थोड़ा डिटेल में वहां पे दिया गया है, वो देख लीजिए। और ये पावर पॉइंट आप डाउनलोड करेंगे, फिर क्या होगा, फरवरी के अंदर राजन भाई फिर से अपडेट करेंगे, है ना। तो फिर आप बस वो लास्ट रॉ के अंदर अपने आप डेटा सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद 2 महीने जब तक सिलेक्शन नहीं होता वो आप स्लाइड चलाते रहिए, काम हो गया।